नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश पैरामेडिकल कोचिंग वाला के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, लास्ट की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। वो लगभग हो गया है, ठीक है। उसके अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स जो है मैंने कवर करवा दिए। क्वांटम नंबर हो गया, ठीक है, बोर मॉडल हो गया, इसके अलावा क्वांटम नंबर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया। तो लगभग सारी चीज़ें इसके अंदर कवर हो चुकी है, ठीक है। हाँ, इसके अलावा एक टॉपिक इसके अंदर लास्ट बचा है, वो है नोड। तो वो नोड वाला जो टॉपिक है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके बाद ये चैप्टर जो होगा खत्म हो जाएगा। फिर अगली क्लास से हम लोग स्टार्ट कर लेंगे पीरियोडिक टेबल, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो नोड क्या है, नोड की रिक्वायरमेंट कैसे पड़ती है, तो इसको समझने के लिए देखिए यहाँ पर दो वर्ड लिखे मैंने। जो पहला वर्ड होता है उसको अपन नाम देते हैं ऑर्बिटल, एंड आगे लिख रहा हूं मैं नोड। इसको नोड भी कहते हैं, इसको नोडल भी कहते हैं। अब ऑर्बिटल और नोडल में क्या फर्क है, तो बेसिकली सबसे पहले हम समझते हैं ऑर्बिटल। देखो, ऑर्बिटल का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ऑर्बिटल का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको अपन डिनोट करते हैं साई स्क्वायर से। यानी साई स्क्वायर और कुछ नहीं है। अगर आपसे पूछे कि साई स्क्वायर क्या है, तो आप कह देना कि भैया साई स्क्वायर को रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है ऑर्बिटल को। किसको? ऑर्बिटल को। तो ऑर्बिटल को अपन रिप्रेजेंट करते हैं साई स्क्वायर से, ठीक है। अब ऑर्बिटल है क्या बेसिकली? पहले तो ये मानते थे कि ऑर्बिटल क्या है, जहां पे इलेक्ट्रॉन हमेशा मिलेगा। लेकिन बाद में ये कहा गया कि ऑर्बिटल एक रीजन है। रीजन का मतलब आप समझिए कि जैसे अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, थोड़ी देर के बाद मैं यहाँ आ गया, ठीक है, आप वहाँ चले गए। तो मतलब हम लोगों ने एक रीजन डिसाइड कर लिया कि इस रीजन के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन मिलता है। जैसे फॉर द एग्जाम्पल मान लेते हैं कि मेरे पास एस ऑर्बिटल है। एक बार के लिए मान लेते हैं कि एस ऑर्बिटल है। अब एस ऑर्बिटल का जो रीजन होता है ना, एस ऑर्बिटल का जो रीजन होता है वो होता है स्फेरिकल। रीजन का मतलब होता है बेसिकली क्षेत्र, कि एस ऑर्बिटल का जो क्षेत्र होगा वो स्फेरिकल होगा, इस तरीके से। अब इस क्षेत्र में, इस एरिया में इलेक्ट्रॉन कहीं भी मिल सकता है। वो यहाँ मिल सकता है, वो यहाँ पर मिल सकता है, यहाँ पर मिल सकता है, लेकिन इस क्षेत्र से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, रीजन हो गया, जिसको अपन क्षेत्र कह देते हैं। तो ऑर्बिटल की परिभाषा जो है वो इस तरीके से हो गई। अब क्या डेफिनेशन हो गई ऑर्बिटल की, कि द रीजन अराउंड विच probability of finding इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो अब ऑर्बिटल की डेफिनेशन जो है वो ये हो गई, कॉल्ड ऑर्बिटल। क्या डेफिनेशन हो गई बेसिकली, कि हम लोगों ने एक ऐसा क्षेत्र, ऐसा रीजन डिसाइड कर लिया जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना, मिलने की पॉसिबिलिटी जो है ना, वो लगभग 99% के आसपास है। कि इलेक्ट्रॉन इस क्षेत्र में तो मिलेगा ही मिलेगा, लगभग 99% है, ठीक है। तो हमने डेफिनेशन भी इसी हिसाब से की कि प्रोबेबिलिटी मतलब एक रीजन, ऐसा क्षेत्र अराउंड विच, जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी वो सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है, उसी क्षेत्र को अपन ने क्या नाम दे दिया, ऑर्बिटल नाम दे दिया, ठीक है। अब अभी मैंने बता दिया कि हमारे पास जो एस ऑर्बिटल होता है, आपको पता है कि एस में एक ही ऑर्बिटल होता है, और इस एक ऑर्बिटल की जो स्ट्रक्चर होती है वो स्फेरिकल होती है। यानी एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है। इसी को अपन कहते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, यानी एस ऑर्बिटल चारों तरफ से एक जैसा होता है। फिर मैं बात करूं पी ऑर्बिटल की, तो पी ऑर्बिटल में अगर मैं बात करूं तो पी में बेसिकली 3 ऑर्बिटल होते हैं। पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं। पहला होता है पी एक्स, दूसरा पी वाई, तीसरा पी जेड, ठीक है। तो पी एक्स जो हो जाएगा, अच्छा पी की स्ट्रक्चर मानते हैं अपन डंबल शेप, डंबलाकार इसकी आकृति मानी जाती है, डंबल शेप। तो इस तरीके का पी एक्स होता है, ये पी एक्स हो गया। फिर इसको मैं पी वाई बोल देता हूँ और ये मैं पी जेड बोल देता हूँ, ठीक है। दिस इज पी एक्स, ये पी वाई, और ये क्या हो जाएगा, पी जेड। फिर अगर मैं बात करूँ डी की, तो डी में डी ऑर्बिटल जो होता है उसकी स्ट्रक्चर जो होती है डबल
डबल डंबल शेप। और आपको पता है कि डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। तो इसका नाम हो जाएगा डी एक्स वाई, नाम लिख रहा हूं मैं, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। जिसमें से अगर मैं डी एक्स वाई की स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो डी एक्स वाई में एक्स ये होता है, वाई ये होता है, तो डी एक्स वाई की स्ट्रक्चर ऐसी बनती है। इसको कहते हैं डबल डंबल शेप। ऐसे डी एक्स जेड की बात करूंगा तो ऐसी बनेगी, ये डी एक्स जेड हो गया। फिर मैं बात करूंगा डी वाई जेड की तो वो कैसी बनेगी? ऐसी बनेगी, दिस इज डी वाई जेड। ठीक है, इन तीनों की विशेषता या खासियत ये होती है कि ये तीनों के तीनों बिटवीन द एक्सिस होते हैं। बिटवीन द एक्सिस का मतलब ये होता है कि इनके जो लोब्स हैं, इनके जो रीजन्स हैं, ये वाला रीजन देखिए आप, ये रीजन है ना बिटवीन द एक्सिस है। बिटवीन द एक्सिस का मतलब अक्षों के मध्य में है बेसिकली। और अगर मैं बात करूं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की, तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है, ऐसे। ठीक है, और डी जेड स्क्वायर भी जो है कुछ इसी तरीके का दिखाई देता है, ये भी डबल डंबल शेप ही होता है, थोड़ा सा डार्क करके और इसको इस तरीके से दिखा देता है। इनकी विशेषता ये होती है कि ये दोनों के दोनों ऑन द एक्सिस होते हैं, एक्सिस पर होते हैं। एफ ऑर्बिटल के भी प्रॉपर शेप नहीं है, इसलिए एफ ऑर्बिटल के बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैंने बोला कि हम पढ़ रहे हैं नोडल, तो नोडल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? देखिए, जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलता है उसे अपन ने नाम दे दिया ऑर्बिटल, तो जहां नहीं मिलेगा उसको अपन बोल देंगे नोडल। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि रीजन अराउंड विच probability of finding electron is, या तो कह देते हैं अपन मिनिमम या कह देते हैं जीरो। कहने का मतलब यह है कि ऐसा रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन को मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो या नेग्लिजिबल हो उसे अपन नाम देते हैं नोडल। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल समझाता हूं आपको। मान के चलिए मेरे पास 2s ऑर्बिटल है। अब 2s ऑर्बिटल को मैं कैसे समझा रहा हूं वो समझिए। 2s ऑर्बिटल को समझाने के लिए सबसे पहले मैंने बनाया न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस बना दिया। अब न्यूक्लियस के पास में रीजन जो होगा, सबसे पहले रीजन होगा 1s का, तो 1s का रीजन मैंने ऐसे शो कर दिया। ये एक रीजन है, इस रीजन को मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं ताकि हमें समझ में आने लग जाए। तो ये रीजन है 1s का, आपको 2s बनाना है, तो 2s बनाने के लिए पहले आपको 1s बनाना पड़ेगा, फिर 2s बनेगा। तो ये तो मैंने बना दिया 1s, तो ये मैंने एक रीजन बना दिया। अब इस रीजन में इलेक्ट्रॉन कहीं भी मिल सकता है। ठीक है, इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी मिल सकता है, वो चाहे, देखिए ये रीजन बना दिया मैंने, तो इसमें कहीं भी मिल सकता है। हो सकता है वो यहाँ मिल जाए, हो सकता है वो यहाँ मिल जाए, लेकिन इस रीजन से बाहर नहीं जाएगा। तो ये वाला जो रीजन होगा, इस रीजन को अपने नाम दे दिया 1s। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा क्या है? 2s के बारे में पूछा है। तो अब मैं 2s बना रहा हूं, तो 1s के ही चारों तरफ मैंने बना दिया 2s इस तरीके से। ठीक है, अब इसका भी एक रीजन बना देता हूं, देखिए। तो अब ये मैंने बना दिया 2s, तो इस 2s को भी थोड़ा सा हाईलाइटेड कर देता हूं। तो ये मैंने बना दिया 2s। अब आप गौर करके देखेंगे कि डेफिनेशन मैंने क्या लिखी थी ऑर्बिटल की, जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की टेंडेंसी ज़्यादा हो, या एक रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन 99% ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, तो उसको तो अपन नाम देते हैं ऑर्बिटल। तो जिसको मैंने ये ब्लू कलर से मार्क कर रखा वो तो हो गया मेरा ऑर्बिटल। ठीक, अब अगर मैं बात करूं नोडल की, तो नोडल क्या हो जाएगा? देखिए, तो आप देखेंगे इन दोनों के बीच में एक स्पेस दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला स्पेस दिखाई दे रहा है। तो इसी स्पेस को अपन ने क्या नाम दे दिया? नोडल, क्योंकि इस रीजन में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। और डेफिनेशन क्या है नोडल की कि द रीजन अराउंड विच प्रोबेबिलिटी जो है वो मिनिमम होगी, उसको अपन कहते हैं नोडल। तो 1s और 2s के बीच में, तो ये तो मैंने किसका बनाया डायग्राम, ये तो 2s है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो 1s और 2s के बीच में ये वाला जो एरिया हो जाएगा, इसको अपन, इसका नाम भी होता है बेसिकली
इसको अपन कहते हैं रेडियल नोड या रेडियल। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो नोडल के बारे में मुझे लगता है समझ में आने होगा। अब नोडल कितने टाइप के होते हैं? तो बेसिकली नोडल 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? देखिए, पहला जो नोडल होता है उसको अपन कहते हैं रेडियल नोड। ठीक है, और दूसरा जो होता है उसको अपन कहते हैं प्लेन नोड कह सकते हैं इसको, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है एंगुलर नोड। एंगुलर नोड 2 टाइप के नोडल होते हैं, रेडियल नोड और प्लेन नोड या एंगुलर नोड। देखिए, रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है n - l - 1। और अगर मैं बात करूं एंगुलर नोड का, तो एंगुलर नोड का फॉर्मूला होता है सिंपल सा l। जैसे फॉर द एग्जांपल मान लेते हैं कि आपसे पूछा गया बताइए 2s में कितने रेडियल नोड हैं। रेडियल नोड इन 2s पूछ रहा है, तो यहां से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो कितना लिखेंगे 2 - 0 - 1, तो कितना हो जाएगा रेडियल नोड 1। अगर मैं पूछूं कि 2s में एंगुलर नोड कितने हो जाएंगे, 2s में एंगुलर नोड कितने हो जाएंगे, तो कैसे करेंगे? l, तो आपको पता है कि l की वैल्यू होती है 0s के लिए, तो इसका मतलब एंगुलर नोड पे कितने हो जाएंगे 0। और देखो, मैं मान लेते हैं आपसे पूछा है कि बताइए 3D में कितने रेडियल नोड एंड एंगुलर नोड है। रेडियल एंड एंगुलर नोड, तो रेडियल नोड की अगर मैं बात करूंगा तो यहां से n की वैल्यू 3 हो जाएगी, l की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए 2 हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? n - l - 1, तो कितना हो जाएगा 3 - 2 - 1, तो रेडियल नोड कितना हो जाएगा 0। एंगुलर नोड l के बराबर होता है, तो l की वैल्यू 2 हो जाएगी, इसका मतलब एंगुलर नोड कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। एंगुलर नोड जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2। इसी टाइप से अगर मैंने लिखा, मान लेते हैं 2px लिखा हुआ है, तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, l की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो रेडियल नोड का फॉर्मूला हो जाएगा n - l - 1, 2 - -1 कितना हो जाएगा 0। और अगर मैं बात करूँ एंगुलर नोड, तो p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, तो एंगुलर नोड भी 1 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये रेडियल नोड और एंगुलर नोड छोटा सा टॉपिक था। इसके अंदर एक लास्ट टॉपिक बच जाता है, उसको मैं करवा देता हूँ, जिसका नाम है, एक थ्योरेटिकल फॉर्म है जिसका नाम है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग ऐसे कहता है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन को वेव मान लूँ ना, तो उसकी पोजीशन और मोमेंटम को मैं एक साथ नहीं मेजर कर सकता। क्यों? क्योंकि वेव जो है वो एक छोटे पार्टिकल के लिए होती है। अब छोटे पार्टिकल का जो मोशन होता है वो लगातार होता है, कभी इधर हो गया कभी इधर हो गया, तो उसकी पोजीशन और वेव पोजीशन को और मोमेंटम को मैं एक साथ मेजर नहीं कर सकता। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग क्या कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर exact position and it is impossible to measure exact position and momentum of an particle simultaneously कहने का मतलब ये है कि आप एक साथ पोजीशन और मोमेंटम को मेजर नहीं कर सकते। इसलिए इसने एक रिलेशन दिया था कि डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी ये होता है h/4π। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या होता है? डेल्टा एक्स को अपन कहते हैं अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा पी को अपन नाम देते हैं अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ठीक है, जितना छोटा पार्टिकल होगा उतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी होगी। यानी बेसिकली हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी में छोटे पार्टिकल के लिए वैलिड है, बड़े पार्टिकल के लिए वैलिड, लेकिन ज्यादा वैलिड किसके लिए? छोटे पार्टिकल के लिए। जितना छोटा पार्टिकल होगा उसमें प्रॉब्लम उतनी ज्यादा आएगी। तो हम लिख देते हैं कि फॉर स्मॉल पार्टिकल्स इट इज मोर प्रिसाइज। छोटे पार्टिकल के लिए ज्यादा प्रिसाइज है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के लिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी इजीली अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉन के लिए हाइजेनबर्ग
इजीली लग जाता है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन एक बहुत छोटा पार्टिकल है। समझ गए? इक्वेशन डायरेक्ट याद करेंगे आप, इक्वेशन डायरेक्ट पूछ जाती है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी अप्रोक्सीमेटली इक्वल ग्रेटर देन h/4 इस तरीके से लगभग सारे टॉपिक मैंने कवर कर लिए। अब इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा पैरामेडिकल के हिसाब से। अब अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में, ठीक है। एक थ्योरेटिकल पोर्शन है, अच्छे क्वेश्चन है, इससे आपके इनऑर्गेनिक का जो बेस है वो भी कवर हो जाएगा। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।